हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। जो एक सीरीज हम लोग चलाए हुए थे उसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन, कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न आपका कह रहा प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है। पहला विकल्प कह रहा है लखनऊ, दूसरा विकल्प कह रहा है कानपुर, तीसरा कह रहा गोरखपुर या चौथा कह रहा प्रयागराज। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका है आपकी कल्याण नाम की। इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है। अगर हम लोग कल्याण की बात किया जाए, कल्याण पत्रिका की बात करें तो धार्मिक पत्रिका है। और इसका अगर हम लोग प्रकाशन की बात करें तो गीता प्रेस से इसका प्रकाशन होता है। और लगभग बात किया जाए तो 1927 से इसका प्रकाशन हो रहा है। अच्छा, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, गीता प्रेस से होता है। अब ये आपको बताना है कि वो किस जगह पर स्थित है आपका। तो ये देखिए भैया, आपका हो जाता है गीता प्रेस गोरखपुर में। कहाँ हो जाता है, गीता प्रेस आपका गोरखपुर में हो जाता है। यानी विकल्प संख्या यहाँ पे तीसरी हमारी सही होते हुए दिखाई दे रही है। तीसरा विकल्प हमारा सही है कि इसका जो प्रकाशन होता है वह होता है गोरखपुर से। और एक बात और याद रखिएगा, इसी आपके जो कल्याण पत्रिका से नाम संदर्भित हो जाता है राधे श्याम खेमका जी का। राधे श्याम खेमका जी की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या तीसरा, यानी कि गोरखपुर। चलते हम लोग अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पर। और आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रांतिकारी रोशन सिंह को किस जेल में फांसी हुई। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है गोंडा, दूसरा कह रहा शाहजहांपुर, तीसरा कह रहा फैजाबाद या चौथा कह रहा इलाहाबाद। तो भैया क्रांतिकारी रोशन सिंह जी को फांसी किस जेल में हुई थी, यह आपको बताना है। तो हम लोग चलते हैं, एक घटना से जोड़ते हैं, इतिहास की घटना है। और वह आपकी घटित हुई थी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जिसे हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड की घटना आपकी घटित हुई थी उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त 1925। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 के अंतर्गत हुई थी आपकी काकोरी ट्रेन कांड हुआ था आपका। इसमें क्या हुआ था कि सरकारी खजाने को लूटा गया था लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर। और इसके बाद इसमें जो दोषी पाए गए थे, इसमें से जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी बच गए थे। बाकी इसमें से जो है कई दोषियों की इसमें फांसी सजा हुई थी। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी का नाम है रोशन सिंह। और पूछ रहा कि इनको कहाँ पर फांसी दी गई थी। 1925 की घटना थी। और जो इनको क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी वह दी गई थी 1927 में। यानी कि 2 साल के भीतर इन लोग क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी, फांसी सजा दे दी गई थी। यहाँ पूछ रहा रोशन सिंह जी को किस जेल में फांसी हुई थी। तो रोशन सिंह जी को जो सही जवाब हो जाएगा किस जेल में फांसी हुई थी, तो वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या आपका चौथा यहाँ सही हो जाएगा। इलाहाबाद की जेल में रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई थी। कहाँ हुई थी, आपके इलाहाबाद में हुई थी उत्तर प्रदेश के। किसको हुई थी, रोशन सिंह जी को फांसी सजा हुई थी इलाहाबाद में। अगर बात किया जाए गोंडा में किसमें, अगर हम लोग गोंडा की बात करें तो गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। वहीं अगर हम लोग फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में अशफाक उल्ला खान को। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में फांसी हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे लोगों को फांसी के संदर्भ में यह जानकारी रखनी आवश्यक हो जाती है। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बुंदेलखंड के अंतर्गत प्रदेश के कितने जिले आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं। पहला विकल्प आपका कह रहा है 5, दूसरा विकल्प कह रहा है 6, तीसरा विकल्प कह रहा है 7 या चौथा विकल्प कह रहा है 8। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण के कुछ भाग और मध्य प्रदेश के कुछ भाग को जो है काट करके बुंदेलखंड आपका बना हुआ है, मिला करके बना हुआ है। इसमें हम बात करें तो आपके मध्य प्रदेश के 13 जिले सम्मिलित हो जाते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जनपद, कुल कितने ज़िले आपके जो है उसके बुंदेलखंड में सम्मिलित हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपके 7 जिले। कौन से जिले भैया, 7 जिले आपके सम्मिलित हो जाते हैं। और अगर इनके हम लोग देखें
कि वे ज़िले कौन से हैं, उनके नाम की अगर हम लोग चर्चा करें तो आपका जैसे झांसी हो गया, जैसे ललितपुर हो गया, आपका जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया और चित्रकूट। कौन कौन से? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सम्मिलित हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th की ओर। और आज का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? पहला कह रहा राम वी सुतार, दूसरा कह रहा है चंद्रकांत सोमपुरा, तीसरा कह रहा विमल पटेल या चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। और आज की अगर हम लोग बात करें, आज विशेष दिन है क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आज पहली वर्षगांठ है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम लोग 2024 की बात करें तो 2024 में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वह तारीख थी आपकी 22 जनवरी 2024, लेकिन आज जो है इसके वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज की तारीख है आपकी 11 जनवरी 2025। तो ऐसा किस लिए है कि उस बार 22 जनवरी को मनाई गई थी प्राण प्रतिष्ठा और इस बार जो है इनका 11 जनवरी को है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो देखिए 22, अगर हम लोग हिंदी के कैलेंडर पे चलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग जो अपना कैलेंडर है उस पर हम लोग चलते हैं हिंदी वाले पर, तो वहाँ पर क्या है, अगर हम लोग 22 जनवरी 2024 की बात करें तो वहाँ पे पूष मास की 12वीं तारीख थी। और अगर हम लोग आज की बात करें तो यह भी आपकी पूष मास की 12वीं तारीख है। इस आधार पर जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज इनकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो राम मंदिर के वास्तुकार कौन है यह आपको बताना है। राम मंदिर की बात करें तो आपका अयोध्या में देखने को मिल जाता है। और अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो हो जाएगा आपका सरयू नदी के तट पर। और यहीं सरयू नदी के किनारे थोड़ी दूरी पर आपका एक चौराहा पड़ता है जिसे क्या नाम दिया गया है? लता चौराहा के नाम से जानते हैं। तो खैर यहाँ बात कर रहा है कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, चंद्रकांत सोमपुरा। क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा इसका सही जवाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी विकल्प संख्या दूसरी एक बार फिर से यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें राम वी सुतार साहब की, किसकी? राम वी सुतार साहब की बात करें तो ये वास्तुकार है किसके? स्टैचू ऑफ यूनाइटी के जो है ये वास्तुकार हो जाते हैं। विमल पटेल जी की बात करें तो जो नई संसद भवन बना हुआ है, नया संसद भवन के जो वास्तुकार हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है विमल पटेल। और राम मंदिर के अगर हम लोग वास्तुकार की बात करें तो कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा, जिसके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है? कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जानते हैं? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जानते हैं? पहला कह रहा है मीराबाई, दूसरा कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा विकल्प कह रहा है महादेवी वर्मा या चौथा कह रहा है आपका सरोजिनी नायडू। सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जानते हैं तो वह सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा इसका सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात किया जाए कि महादेवी वर्मा का संबंध किस जिले से था तो यूपी के फर्रुखाबाद की निवासी थी। कौन? महादेवी वर्मा जी। और इन्होंने हिंदी साहित्य में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। अगर बात किया जाए इनकी एक विशेष कृति जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण भी मिला था, वह कृति कौन सी है? तो याद रखिएगा यामा। कौन सी? यामा कृति पर, यामा कृति के लिए इन्हें क्या मिला था? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ ही 1988 में पद्म भूषण इनको यामा पे ही मिला था। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। पहला विकल्प कह रहा अलीगढ़, दूसरा कह रहा फर्रुखाबाद, तीसरा कह रहा लखनऊ या चौथा कह रहा कानपुर रामपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अच्छा, चिकनकारी क्या है कि कपड़ों के ऊपर क्या होता है, बहुत ही महीन महीन प्रिंटिंग की जाती है, उसको चिकनकारी नाम दिया जाता है। और ये कहाँ का बहुत फेमस हो जाता है? तो यह फेमस हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। कहाँ का? लखनऊ का प्रसिद्ध हो जाता है। और इस वजह से लखनऊ की चिकनकारी क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कह रहा प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, जिसको हम लोग ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
पहला ऑप्शन कह रहा है योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा कह रहा अक्षय कुमार, तीसरा कह रहा कंगना रनौत, या चौथा कह रहा ऐश्वर्या राय। तो ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन हैं? अच्छा, ODOP की जो अवधारणा थी वह यह थी कि जो हमारे यहाँ 75 ज़िले हैं उनके जो प्रमुख प्रमुख उत्पाद हैं उनको क्या करना, उनको आगे बढ़ाना और विश्व स्तर पर उनकी जो है पहचान दिलाना, इसे इसमें सम्मिलित किया गया था। पहली बात वहाँ जो स्थायी कला है उसका विकास होगा, और दूसरी बात क्या होगा कि रोजगार का भी सृजन होगा। इसी बात को लेकर के 24 जनवरी 2018, कब 24 जनवरी 2018 को ODOP की स्थापना की गई, और इसके जो पहले ब्रांड एम्बेसडर बने, जो इसके वर्तमान में भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि कंगना रनौत। कौन हो जाएगा? कंगना रनौत को इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और आज का 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? पहला कह रहा आपका धान, दूसरा कह रहा है गेहूँ, तीसरा कह रहा सरसों, या चौथा कह रहा है आपका गन्ना। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसमें देखिए, अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करें तो 1966-67 के दौरान हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था। कब? 1966-67 में, 1966-67 में हरित क्रांति अपने यहाँ चलाई गई थी भारत में, और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका पंजाब हो गया, इन जगहों पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिला। और अगर हम लोग फसल की बात करें कि सर्वाधिक किस फसल पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, तो वह हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, गेहूँ। कौन सी? गेहूँ फसल थी जिस पे इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वह नाम हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्या नाम हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन जी को क्या मानते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जी कौन हो जाते हैं? हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं भारत में। और इसी के साथ ही अगर बात करें कि हरित क्रांति का समय क्या था, तो 1966-67 के टाइम पीरियड में इसको जो है हरित क्रांति की स्थापना की गई थी, हरित क्रांति चलाई गई थी। और सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर देखने को मिला? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में देखने को मिला। और अगर फसल की बात करें तो सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव इसका देखने को मिला गेहूं की फसल पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई थी? ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई थी? अगर इसको देखें तो इसका हो जाएगा PMAY ग्रामीण कब शुरू की गई थी, आपको बताना है। पहला कह रहा 26 नवंबर 2016, दूसरा कह रहा है 20 नवंबर 2016, तीसरा कह रहा है 20 नवंबर 2015, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जो आपका ग्रामीण परिवेश है, अगर मान लीजिए कि लेखपाल की भर्ती आपकी आने वाली है, उसमें आपका जो है बहुत अच्छी संख्या में पूछा जाएगा। अभी जो आपका 2022 वाला हुआ था पेपर, उसमें अगर हम लोग ग्रामीण परिवेश के पोर्शन में जाएँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी योजना ही पूछ दिया था। तो इस बार भी उम्मीद है कि आपके योजनाओं से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और योजना ऐसी जो आपकी चल रही है, केंद्र की हो या राज्य की हो, वो आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर खैर आपसे बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या दूसरा, यानी कि 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी। और अगर इस वर्ष बात करें, यानी जो आपका बीत चुका है 2024, तो 20 नवंबर 2024 को यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण थी अपने 8 साल के कार्यकाल को पूरा कर चुकी है। और इसमें जो अभी लेटेस्ट डाटा आया है, इस डाटा के अनुसार बताया गया है कि अभी तक जो है 2.67 करोड़ लोगों को मकान दिया जा चुका है। और अगर इसमें बात किया जाए कि कितनी धनराशि दी जाती है, तो जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं उनको 1,20,000, और जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं उनको 1,30,000 की आर्थिक सहायता इसके द्वारा दी जाती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपकी शुरू हुई थी 20 नवंबर 2016 को। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिड डे मील की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? पहला कह रहा है 26 जनवरी 1950, दूसरा कह रहा 15 अगस्त 1947,
तीसरा कह रहा है 2 अक्टूबर 2000 या चौथा कह रहा है 15 अगस्त 1995। तो भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी, यह आपको बताना है। तो अगर मिड डे मील की हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत क्या था कि स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की जो छात्र छात्राएं थी, उनको स्कूल में क्या किया जाता था कि अनाज दे दिया जाता था घर ले जाने के लिए, और वहाँ से उनका जो है भोजन वगैरह की व्यवस्था होती थी। तो 2001 के अंतर्गत क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो भोजन है वह स्कूल में ही बना के दिया जाए। तो इस आधार पर इनको जो है अब पका पकाया भोजन दिया जाने लगा है कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के छात्रों को। लेकिन अगर इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995 को भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी।